लेकर तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाजार बाजार पहुंच रहे हैं। आज भी लखनऊ में एक कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मंत्रियों को भी एक जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने जिलों में आप लोग प्रेस वार्ता करिए और ये जो उपलब्धि है इसको बताने का काम करिए। देश को दिवाली का बड़ा तोहफा, और दिवाली से पहले शारदीय नवरात्रि के पहले दिन में ही ये तोहफा माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि आज देख रहे होंगे कि हर चीज़ में घरेलू वस्तुएं हों, मध्यम वर्ग की ज़रूरतें हों, आम गरीब की रोज़मर्रा की वस्तुएं हों, सब पर बहुत बड़ा एक तोहफा लोगों को, आम जन को मिला है और लोगों में खुशी की लहर है। अखबार में भी अब पन्ना पलटते होंगे तो पहले ही पन्ने पे छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल, फ्रिज, छोटी छोटी चीज़ों तक विज्ञापन आपको दिखाई पड़ रहा है कि पहले इतना था अब इतने का हो गया। तो ये जीएसटी में कमी तो एक बात है ही है, लेकिन इस कमी का लाभ आम कंज्यूमर तक, आम उपभोक्ता तक पहुंचना सुनिश्चित भारत सरकार करा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष ये कह रहा है कि 8 साल में लूटा भी आपने, अब दे भी आप रहे हैं, जख्म भी आपने दिया, अब मरहम भी आप लगा रहे हैं। तो पहले का इसका हिसाब दीजिए कि 8 साल में आपने लूटा कितना है। देखिए, जीएसटी लगाने का प्रयास, एक वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा का शुरुआत कांग्रेस ने की थी। प्रयास किया, खूब करते रहे, नहीं लागू कर पाए, निर्णय लेने की क्षमता नहीं। हर स्टेट का टैक्स अलग होता था, तमाम विसंगतियाँ, तमाम तरह की विसंगतियाँ, अलग अलग टैक्सेशन की व्यवस्था थी, सीएसटी, जीएसटी, यूपीएसटी, स्टेट अलग, ये अलग। लेकिन उसका प्रयास करते करते पूरे 14 तक कोई काम ये धरातल पर नहीं उतर पाए। 14 में सरकार बनने के बाद पूरी तरह तन्मयता के साथ काम किया गया। काउंसिल बनाई गई, उस काउंसिल के आधार पर सभी स्टेट की राय मशवरा से सारे लागू हुए, टैक्सेशन लागू हुआ। वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स का अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम किया। और उसके बावजूद भी तमाम राहत व्यापारियों को मिली, लूटा नहीं, राहत मिली। जब एक टैक्स हो गया तो अनेक लाल फीताशाही से मुक्ति मिली, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिली, अनेक कठिनाइयों से उद्योग जगत को, व्यापारियों को, आम उपभोक्ताओं को मुक्ति मिलने का काम हुआ। और देश के टैक्सेशन में भी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन तमाम चीज़ों का पुनः जब एक उसका आकलन किया गया, उस पर रिव्यू किया गया, तमाम तरह की रिपोर्ट्स मंगाई गई, तमाम क्षेत्रों के आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्रों की तमाम प्रेजेंटेशन लिए गए, उनसे चर्चा की गई। उसके बाद लगा कि इससे और बेहतर किया जा सकता है। तो बेहतरी का एक नया कदम, ऐसा कदम जो देश की जनता की चाहत बन गया है, एक तोहफे के रूप में हुआ है, ये काम आदरणीय मोदी ने लाल किले की प्राचीरें देने का काम किया है। मंत्री जी, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आप जीएसटी रिफॉर्म लेकर आए और दूसरे दिन जो है वो सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां जेल से बाहर आ गए हैं। मैं वहीं पर मौजूद था। सपा का कोई भी बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं रहा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, इसके पीछे क्या आप वजह क्या देखते हैं? क्या दोनों के बीच में कोई नाराज़गी है, या आजम खां को ये लगता है कि अखिलेश यादव कभी मेरे साथ नहीं खड़े हुए, दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं? देखिए, हालांकि इस समय तक हम कह सकते हैं कि सपा का आंतरिक मामला है, उनका इंटरनल मामला है। लेकिन जो सूत्र और खबरें और अफवाहें और चर्चाएं बीच बीच में आती नहीं हैं, उससे तो पार्लियामेंट के चुनाव में भी उनकी बिना रिकमेंडेशन के, बिना सहमति के वो रामपुर का प्रत्याशी तय करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश जी ने किया। अनेक अवसरों पर उनके रूठने की, उनकी नाराज़गी की खबरें आती नहीं हैं। लेकिन चूँकि मामला समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला कहते हैं, जब तक कोई औपचारिक रूप से कोई अलग होने की बात ना आ जाए, इसलिए अब समाजवादी पार्टी को इस पर पूछना चाहिए। और हमारे आजम साहब को, खां के भविष्य को आप किसी तौर पर देखते हैं? मतलब सपा पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, कि भविष्य को आप देखते हैं? आपको लगता है कि आगे चल के इनकी कुछ राजनीति में रहेगा या फिर क्या है इनका भविष्य, आप किधर देखते हैं? देखिए, चूँकि विभिन्न मामले निर्णय होने के लिए लंबित हैं माननीय न्यायालयों में,
जुडिशियल प्रोसेस है, उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। न्यायिक फैसले क्या आते हैं, किस करवट क्या परिस्थितियाँ उन्हें बनती हैं, क्योंकि चार्जशीटेड मामले बहुत ज़्यादा हैं, उसी के आधार पर आजम खान साहब का भविष्य न्यायालय तय करेगा और न्यायालय पर भरोसा पूरे देश को। चल रही है कि एक बड़ी डील फाइनल हुई है जिसके तहत आजम खान को बाहर लाया गया है और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है ये कदम ठीक रहेगा? सपा ने तो उनको कुछ दिया नहीं, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी कुछ दे दो। ये भी देखा जा रहा है इसके पीछे भी भाजपा है कि मुसलमानों का वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी से इसको हटाया जा सके। तो मायावती एक बार फिर से सक्रिय हो रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं। देखिए ये मुझे जो लगता है काल्पनिक बातें इसलिए आप लोग कर रहे हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका बिल्कुल अलग अलग है, राजनीतिक क्षेत्र बिल्कुल अलग है, प्रशासनिक अलग है, शासन सत्ता बिल्कुल अलग है। न्यायपालिका पे किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। क्या कोई मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने वापस किया है? क्या किसी मुकदमे में एफआईआर करके इनको मुक्त करके बाहर लाने का काम किया गया है? ऐसा तो एक भी विषय आप बता दें। अच्छा, मतलब कि भाजपा वाले इतना सॉफ्ट कैसे हो गए आजम खान के? जैसे ही आजम खान का नाम आता था तमाम मुकदमे उनके गिना दिए जाते थे, जौहर विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार गिना दिए जाते थे, आप ही की पार्टी के नेताओं को लेकर किस तरीके की टिप्पणी करते थे। तो ये इतना सॉफ्ट आप लोग क्यों हो गए हैं? आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज थे तभी तो वो इतने लंबे सालों से जेल में बंद थे ना। न सॉफ्ट है न हार्ड है। मुकदमे दर्ज हुए, अपराध होता है, अपराध में मुकदमा पंजीकृत होता है, मुकदमा पंजीकृत के बाद विवेचना होती है, विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट हो करके वो विवेचना के बाद पहुंच जाता है। अब जमानत देना, न देना, सजा करना, बरी कर देना, सारे विषय माननीय न्यायालय के अधीन है, जो जिस पर न कोई हस्तक्षेप भारत सरकार का, न प्रदेश सरकार का, न राजनीतिक को हस्तक्षेप हो सकता है। सपा के साथ ना रहने से कुछ नुकसान होगा आपको लगता है अखिलेश यादव का? ये काल्पनिक बातों का कोई जवाब का मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय में है इसलिए सरकार का सॉफ्ट या हार्ड होने का कोई विशेष बात चर्चा कर नहीं है। न्यायालय से जो भी आदेश आएंगे वो उनका भविष्य भी तय करेंगे, वो सारे मामलों में उसके परिणाम भी तय करेंगे और सारी स्थितियाँ परिस्थिति क्या बनेंगी ये सब माननीय न्यायालय तय करेगा। चूँकि मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, लंबित हैं, उनका निर्णय आने दीजिए, उसी आधार पर सब भविष्य तय होगा। कहा है कि 1100 में जो हिंदुओं की संख्या है वो 60 करोड़ थी, 1947 में ये संख्या जो है वो 30 करोड़ हो गई। जो आक्रांता थे उन्होंने हिंदुओं की संख्या को घटाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, यहाँ तक कि उनको खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था कि हिंदुओं की संख्या जो है वो कम होती जाए। और आज भी आप देख रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या जो है वो अब बात करी जाए दूसरे धर्म की अपेक्षा कम होती जा रही है। इस पर चिंता जाहिर करी है। देखिए किसको नहीं पता, इतिहास गवाह है कि विदेशी आक्रांता मुगल बहुत सीमित संख्या में आए, यहीं के हिंदुओं को डरा कर, धमका कर, प्रलोभन देकर या अन्य अन्य तरीके से धर्मांतरण करा के मुस्लिम बनाने का काम किया गया। व्यापक तरीके से हिंदू का धर्म परिवर्तन कराने का काम मुगलिया शासन में लगातार हुआ। वही बात आदरणीय मुख्यमंत्री ने कही है और संख्या की जो लगातार गिरावट आई वही तो है। अच्छा, कौन नहीं जानता कि आज भी भारत में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड हैं। ज़्यादातर मुसलमान जाते हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके जो हिंदू थे वो कन्वर्ट होके हो गए। मेरे क्षेत्र में एक गांव कोसमा पड़ता है, 2 भाई थे, एक हिंदू रह गया, एक मुस्लिम हो गया। एक कोसमा एक ही गांव है, आधा गांव, एक गली बीच में नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक मोहल्ला कोसमा हिंदू था, एक मोहल्ला कोसमा मुसलमान है, दोनों सगे भाइयों की औलाद हैं। जो मुसलमान बने उनका लालच दिया जाता था, उनको जमींदारी दी गई, आज वो खुशहाल हैं। और जो हिंदू वाला कोसमा जिसकी बात कर रहा हूँ वो आम किसान हैं, गरीब हैं। तो उस समय के तमाम लोग विभिन्न प्रकार से लालच में, प्रलोभन में, डराने में, धमकाने में, अन्य अन्य कारणों से धर्म परिवर्तन कराने का काम लंबे समय तक चला, भयानक तरीके से चला, जबरदस्त तरीके चला। और वही परिणामदायक था कि हिंदुओं की आबादी लगातार कम रह गई, क्योंकि हिंदुओं पर जो जुल्म जाति अत्याचार किए गए, पलायन कर गए, जंगलों में भाग गए, अपना स्वाभिमान की सुरक्षा संरक्षा के लिए और लोगों ने तमाम जो कठोर यात्राएं सहने के बाद धर्म परिवर्तन नहीं किया, वही तो हिंदू बच पाए। सरकार ने जाति का एक कॉलम हटाने का काम किया है। आपने देखा कि थानों में जाति नहीं लिखी जाएगी, जाति के नाम पर रैली नहीं होंगी, बैठकें नहीं होंगी, सम्मेलन नहीं होंगे, गाड़ियों पे नाम। इसको आप किस वे में देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा जो है वो
आम जनता को होगा कि ये भी एक राजनीतिक शिगुफा है किसी तरीके का? सुगुपा नहीं है, ये सच्चाई है जिसको ख़त्म करने का। संविधान में भी जब संविधान की रचना की गई 1950 तब से लेकर अब तक हर सरकार ने कहा तो है कि हम चाहते हैं जात विहीन समाज, हम चाहते हैं ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा भेदभाव मिटे। लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि किसी ने बातों भाषणों तक सीमित रहा, धरातल पर उतारने का कारगर ठोस और ईमानदारी का प्रयास नहीं हुआ। आज सरकार ने ईमानदारी का परिचय देते हुए इस पर काम किया है कि हम जात विहीन समाज, जिसमें ऊंचा ना नीचा ना अगड़ा ना पिछला ना पीडीए भी हो इसमें कोई कुछ नहीं, सब समान है और सबको समानता का अधिकार हमारा संविधान देता है, सभी को बराबरी का हक हमारा संविधान देता है। और जो लोग दबे कुचले शोषित वंचित समाज है उसको भी बराबरी तक लाने का प्रयास आरक्षण की व्यवस्था दे करके करने का काम किया जा रहा है। तो हमारा प्रयास है कि बराबरी का हक सबको मिले, बराबरी का दर्जा मिले, बराबरी का सम्मान मिले। और इसमें जात धर्म के आधार पर जो भेदभाव करने का, अन्य चीज़ें कहीं ना कहीं पक्षपात करने की जो अवसर हैं, टाइटल देख के लोग ढूंढ लेते हैं, इलेक्शन में धर्म के और जाति के नाम पर लोग वोट हथियाने का प्रयास करते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। लोगों का सम्मान बराबरी के साथ मिले, ये हमारा प्रयास है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।